हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है भ्रष्टाचार के परिणाम, करप्शन के रिजल्ट्स। इससे पहले हमने रोकने के उपाय पर चर्चा की थी, जिसमें बेनामी संपत्ति सौदा अधिनियम 1988 भी आया था। इसमें हम देखें वास्तव में परिणाम क्या निकल रहे हैं, उनका आकलन करना संभव नहीं है, क्योंकि वो परिणाम बहुत ज्यादा भयानक है। हम सिर्फ कुछ आइडियाज लगा सकते हैं, कुछ कल्पना कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। वास्तव में प्रैक्टिकली इनके रिजल्ट बहुत ज्यादा गहरे हैं। समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। सोसाइटी है, सरकारी तंत्र है, जितने भी वास्तविक मूल आधार हैं, उन सब में नकारात्मक प्रभाव इसके देखने को मिलते हैं। हम एक एक करके बात इसकी करते हैं। इसमें पहला है घटिया सार्वजनिक निर्माण। सार्वजनिक निर्माण वह निर्माण होता है जिसे सरकारी तंत्र या सरकार के लिए कोई प्राइवेट कंपनी उसे करती है। दो ऑप्शन इसमें रहेंगे। सार्वजनिक वह सिस्टम होता है जो समाज के हित के लिए या तो कोई सरकारी कंपनी खुद करेगी या सरकार के सहयोग के लिए प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। अब ऐसे में क्या होता है, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं ये इसकी फाइल बनाते हैं, अप्रूवल बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, लागत क्या रहेगी, कॉन्सेप्ट इस पर काम करते हैं। इसके बाद इसको अप्रूवल मिलता है डिपार्टमेंट से, फाइनेंस की व्यवस्था होती है और फिर कार्य शुरू होता है। यहां तक इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब टेंडर दे दिया जाता है या किसी व्यक्ति विशेष को चुन लिया जाता है कि ए नाम की कंपनी ये वाला काम करेगी, ऐसी स्थिति में उस कंपनी से निश्चित कमीशन जैसे 5%, 10%, 20% तय कर लिया जाता है। अब यहां से ये कमीशन किसको जाएगा? विभाग के बड़े अधिकारियों को, विभाग के बड़े अधिकारियों को चला जाएगा। उसके बाद जो निचले अधिकारी रहेंगे उनमें ये बढ़ता हुआ चला जाएगा और सबसे निम्न कर्मचारी होगा उसके हिस्से में भी कुछ ना कुछ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने 100 रुपए की कोई चीज बनवाई, उसमें से 50 से 70 रुपए तो कमीशन में ही चले गए। अब बचे कितने? 50 से 30 पैसे यहां पर, या 50 से 30 रुपए बचे। उसमें जो लागत है, जो काम कर रहा है, उसका बेनिफिट भी जुड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि जो निर्माण होना था वो किस क्वालिटी का होना था। गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया था वो किस स्तर का पैसा दिया था। बहुत जबरदस्त चीज बनने वाली थी, बहुत अच्छी चीज बनने वाली थी, लेकिन उसको हमने इस सिस्टम में भ्रष्टाचार के कारण ऐसा उसे बना दिया। जैसे कल यूपी की ही घटना हम देखते हैं। कुछ ही समय पहले बनी हुई बिल्डिंग गिरी, उसमें बहुत सारे लोग मरे। 15 से 17 का आंकड़ा तो कल ही आ चुका था। तो जो बिल्डिंग सालों पुरानी हो तो समझ में आता है, 2 से 3 महीने पुरानी बिल्डिंग ही इस तरीके से एक बारिश में, हल्की सी बारिश में गिर जाती है, तो उसका नतीजा यही निकल कर आता है कि उस निर्माण में कहीं ना कहीं क्या है, 100% घोटाले की तरफ ही इशारा करते हैं। अभी इसी बारिश में, यानी कि इसी सत्र वाले रेन सीजन में जो नया पुल बना था वही गिर जाता है। अब कल्पना कीजिए कि हमने 100 साल का टारगेट लिया था, 100 ईयर्स का टारगेट लिया था कि 100 ईयर्स तक ये पुल बना रहेगा, लेकिन पुल चलता कितना है? केवल मात्र 1 सीजन भी पूरा वो नहीं कर पाता। इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े टेक्नीशियन थे, उन्होंने सारा सिस्टम देखा होगा। पानी का वेग कैसे आएगा, पानी के वेग को कैसे क्रॉस किया जाएगा, क्योंकि पुल सीधा कभी नहीं बनाया जाता, और उसमें सारे डिजाइन को पास होने के बाद वो पुल बना था। इसका मतलब वो सिस्टम से नहीं बना। अगर उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो पुल नहीं गिरता। फिर इसके बाद हम कार्रवाई करते हैं। इससे पहले ही यदि जांच लिया जाए
कितना पैसा लगाया गया, टेंडर कैसा है, मटेरियल कैसा लग रहा है, सरिये की क्वालिटी कैसी है। तो इस प्रकार के कार्य नहीं होंगे और जो सार्वजनिक निर्माण में दिक्कतें आ रही हैं वो नहीं निकल कर आएंगी। योग्य निष्ठावान को मौका नहीं मिलता, ये भी एक बड़ी समस्या हमारे सामने निकल कर आ रही है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, निष्ठावान हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन इनके सामने समस्या क्या आ रही है कि जितने भी बाकी के लोग हैं जो अयोग्य हैं वो शासन के लिए शॉर्टकट की एक कड़ी उनके लिए मिलती है। वो कैसे? जैसे जितने भी योग्य और निष्ठावान व्यक्ति हैं ये इसलिए पीछे हो जाते हैं कि कमजोर क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार से क्या पा लेते हैं? नौकरी पा लेते हैं। जिस पद पर एक बहुत योग्य व्यक्ति जाना चाहिए था, बहुत निष्ठावान व्यक्ति जाना चाहिए था, उस पर कौन पहुंच जाता है? अयोग्य पहुंच जाता है। अब अयोग्य व्यक्ति पहुंचेगा तो यही होगा कि ट्रेनें आपस में टकराएंगी, पुल गिरेंगे, डिजाइन अच्छे नहीं बनेंगे, काम नहीं होगा, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आएंगी। आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए भी आ रही है क्योंकि भ्रष्टाचार के माध्यम से हमारे सिस्टम में इतना ज्यादा अयोग्यता का आधार है, अयोग्य व्यक्ति पहुंच गए हैं जो वाकई ही वहां नहीं जाने लायक हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक भ्रष्टाचार के माध्यम से 36% वाला किसी सिस्टम में चला गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिस ले लेते हैं हम लोग। पुलिस में एक भ्रष्टाचार के माध्यम से एक 36% वाला व्यक्ति पास होकर वहां चला गया। जब नौकरियों की स्तर बहुत ज्यादा घटेगा तो 90% वाला जीवन यापन करने के लिए क्या बन जाता है? चोर। आप इससे समझ सकते हैं कि 36% वाले का दिमाग 90% वाले के बराबर कभी भी नहीं चलेगा। यही हमारे सिस्टम में हो रहा है कि योग्य व्यक्तियों को साइड में कर दिया जाता है, अयोग्यों को भ्रष्टाचार के माध्यम से आगे बढ़ा दिया जाता है। तो जो सिस्टम डेवलप होने वाला था, जो तरीका आने वाला था, वो कौन लेके आने वाला था? 90% वाला लेके आने वाला था। 36% तो खुद ही अस्त व्यस्त है, वो तो खुद ही अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो विभाग, डिपार्टमेंट, समाज और देश को क्या करेगा? आप खुद सोच सकते हो, जो खुद ही क्या है? अस्त व्यस्त है, खुद ही अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा है, वो समाज, विभाग इन चीजों को कैसे कर पाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 36% वाला आगे नहीं बढ़ सकता, 100% बढ़ सकता है, वो यहां भी आ सकता है और 90% वाला 36 वाला भी हो सकता है। लेकिन हम सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जो कंटिन्यूअसली ऐसा ही रहा, उसमें कोई इंप्रूवमेंट आया ही नहीं, वो मेहनत उसने कभी लाइफ में की नहीं, तो वो आगे भी मेहनत नहीं करेगा। हम किसी एक क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे 10th बोर्ड की बात करें, 12th बोर्ड की बात करें, ये नहीं है। हॉल लाइफ अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है तो फिर उससे उम्मीद करना ज्यादा इंसाफ नहीं होगा। फिर तो योग्यताधारियों को ही आगे बढ़ाना चाहिए। भ्रष्टाचार अयोग्यों के लिए क्या लाता है? शॉर्टकट और बेनिफिशियरी ऐड कर देता है, शॉर्टकट का रास्ता ला देता है। गरीब व्यक्तियों के लिए समस्या का सामना करना पड़ता है, वो इसलिए हम जानते हैं नौकरशाही में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हमारे यहाँ है। नौकरशाही का मतलब है सरकारी कर्मचारी। नौकरशाही का मतलब है सरकारी कर्मचारी, और इन सरकारी कर्मचारियों का क्या है? ड्यूटी बनता है, कर्तव्य बनता है, काम बनता है कि वे आम व्यक्ति के लिए क्या करें? कार्य करें। लेकिन ये आम व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहते। उसके लिए इन्हें क्या चाहिए? अलग से पैसा चाहिए, भ्रष्टाचार का माध्यम चाहिए, हर हाल में इन्हें कुछ ना कुछ मिलता रहना चाहिए। गरीब व्यक्ति के लिए दिक्कत क्या आ जाती है कि वो पोस्ट ऑफिस जाता है, सरकारी कार्यालय जाता है, कलेक्ट्री जाता है, उसे हर जगह कुछ ना कुछ मांगा जाता है। गरीब व्यक्ति वो पेमेंट नहीं कर पाता है और वो उस सिस्टम से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। जब हमारा संविधान बना, संविधान सभा ने कहा एवरी पर्सन आर इक्वल, प्रत्येक व्यक्ति क्या है? समान है, सबके अधिकार क्या है? बराबर है, सबके मतदाता का
जो सिस्टम है वो इक्वल है। तो फिर इस सिस्टम को अलग किसने बना दिया? भ्रष्टाचार ने बना दिया। फॉर एग्जाम्पल कि किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई फॉर्म भरना है या कोई लाभ प्राप्त करना है, वहां 100 लोगों की लाइन लगी हुई है। गरीब आदमी बेचारा सुबह 4 बजे उठता है और लाइन में सबसे आगे आके लगता है, और बाद में पता लगता है कि ये लाभ कितना था, 10 लोगों को मिलने वाला था, और ये 10 लोग कैसे आए थे? बाईपास आए थे। किसके माध्यम से? पैसे के दम पे, भ्रष्टाचार के माध्यम से। और फिर पता लगता है कि ये 100 लोग केवल लाइन में लग के ही चले गए। तो भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है वो किसको होने वाला है? गरीब आदमी को होने वाला है, क्योंकि गरीब आदमी की जीवन में पैसा और बहुत ज्यादा कीमत रखता है, इसलिए वो स्पेंड इसको नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। तो गरीब व्यक्तियों के जीवन में जो ज्यादा समस्या खड़े अगर किसी ने की है तो वो किसने की है? भ्रष्टाचार ने की है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मिड डे मील का मामला देखते हैं, तो सरकार की तरफ से अभी तो रेडीमेड खाना आने लग गया, बेस्ट क्वालिटी का ऑप्शन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। कैसा दिया जाता है? बेस्ट क्वालिटी का। जो ठेकेदार होता है उसको बहुत अच्छी क्वालिटी के पैसे मिलते हैं। जो पैसे मिलते हैं उससे उस लेवल का गेहूं तो हम घर में भी नहीं खाते, लेकिन ठेकेदार क्या करता है? अपने पैसे में से कुछ हिस्सा उच्च अधिकारियों को देता है, और वो कहता है फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए किलो गेहूं आने हैं, तो वो खरीदेगा कितने? 10 रुपए किलो गेहूं खरीदेगा, 5 रुपए खुद खा जाएगा, 5 रुपए सरकारी सिस्टम को खिला देगा। इस कारण जो बच्चे का हिस्सा था, गरीब बच्चे को जो खाना मिलना था बेहतरीन क्वालिटी का, अब वो आधी क्वालिटी का ही रह गया। तो इस प्रकार से क्या है? भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच रहा है। आर्थिक विषमता, गरीब अमीरी की खाई बनेगी। अयोग्य व्यक्ति यदि सीट पर जाएगा, पैसा देकर जाएगा, तो वो पैसे को खींचने की कोशिश भी करेगा। जैसे किसी ने 10 लाख रुपए दिए हैं, तो वो सबसे पहले उस 10 लाख के बारे में सोचेगा, तो वो फिर से भ्रष्टाचार करना शुरू कर देगा, डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला देगा। तो जो गरीब व्यक्ति है उसका शोषण और होगा, और जितना ज्यादा शोषण होगा तो आप जानते हैं गरीब और अमीर के बीच में क्या बढ़ेगी? खाई बढ़ेगी, और ये खाई इतनी भयंकर हो जाएगी, ये क्या ला देगी? संघर्ष को पैदा कर देगी। समाज में क्या ला देगी? संघर्ष को पैदा कर देगी। आपने देखा होगा आंदोलन करना लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अपनी बात रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये संघर्ष पर अगर पहुंच रहा है, हिंसा पर यदि पहुंच रहा है, इसका मतलब सीधा सा एक ही है कि जो खाई है, जो शोषण है, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। काला धन, आप जानते हैं हमारे सिस्टम के फेलियर में, या यूं कहें गरीब आदमी के जीवन में सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है? काला धन है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो कहाँ आता है? रियल एस्टेट से आता है, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल या प्रॉपर्टी से आता है। अब ऐसे में काले धन को यदि रोक दिया जाए, 2 नंबर के पैसे को यदि रोक दिया जाए, तो प्रॉपर्टी वगैरह इतनी महंगी नहीं होंगी, तो वस्तुएं सस्ती होंगी, कुल मिला के सारा बाजार ही सामान्य हो जाएगा। लेकिन काले धन के जरिए बहुत सारे लोग शॉर्टकट तरीके से बाजार मूल्य को हमेशा बढ़ा के रखते हैं, और ये काला चक्कर चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के दाम अगर आपको बढ़ाने हैं, आलू की बात हम लोग कर लेते हैं, तो ये बाजार मंडी में जैसे 2000 आलू पैदा हुए, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, आज की डेट में 2000 आलू आए खेती से, तो इनमें से ये लगभग 1500 के आसपास या पूरे 2000 ही आलू खरीद लेंगे आज की डेट में। आज की डेट में आलू आया नहीं, इसका मतलब भाव बढ़ना हो जाता है शुरू। 2-4 दिन ये खरीदना, स्टॉक करना शुरू करेंगे, ऐसे में आलू के दाम बढ़ते चले जाएंगे, और फिर अचानक जब कीमतें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तब ये इसको निकालना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। यही क्या है? काला बाजारी और काले धन का सिस्टम है, और ये काला धन सामान्य जीवन को जीने में दुश्वार कर देता है, गरीब व्यक्ति के लिए समस्याएं खड़ी कर देता है। बेरोजगारी को बढ़ावा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया।
कि जो नौकरी आम आदमी को मिलनी चाहिए थी, गरीब मेहनती व्यक्ति को मिलनी चाहिए थी, वो किसे मिल जाती है। हमने बहुत बार सुना होगा, पेपर लीक हो गया है, चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, टिपाते हुए पाए गए हैं, ओमार सीट से छेड़छाड़ हुई है, बहुत सारे हमने नाम सुने हैं। ये सब क्या है, बेरोजगारी को बढ़ा देते हैं। इसमें एक और काम चलता है, भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद यानी कि अपने निकटवर्ती प्रेमियों को, निकटवर्ती परिवार वालों को ये क्या दे देते हैं, नौकरी में हिस्सेदारी दे देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सिस्टम को तो नुकसान होता ही होता है, आम गरीब आदमी को भी क्या होता है, नुकसान होता है। आम आदमी सरकारी तंत्र से दूरी कर लेता है। इसका अर्थ क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहां आपका काम होने वाला था, लेकिन वहां आपसे पैसे की डिमांड कर दी जाती है, गिफ्ट्स की डिमांड कर दी जाती है, और बहुत सारे लालच की डिमांड वो रखते हैं। तो आम आदमी वो पूरा नहीं कर पाता और ऐसे सिस्टम में उलझ कर रह जाता है कि कहीं उससे पॉसिबल होता ही नहीं है। फिर हमारी जो प्रक्रिया है, गवर्नमेंट प्रक्रिया है, वो भी इतनी पेचीदी है, इतनी जगह से उस काम को गुजारा जाता है कि सामान्य आदमी उससे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, और फिर वो शॉर्टकट ढूंढता है कि कहीं ना कहीं शॉर्टकट तरीके से कोई कार्य हो जाए। कर्मचारियों का जो कार्य है वो कार्य नहीं करते, वो कैसे हो जाते हैं, निकम्मा हो जाते हैं और नकारा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर हाल में भ्रष्टाचार का समर्थन करना है, हर हाल में पैसा लेना है। तो ये भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम को क्या कर देगा, खोखला कर देगा। भ्रष्टाचार एक बड़ी सिस्टम को डेवलप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अभी कुछ समय पहले एक बात हुई कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर। उस शख्स का ये कहना था, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही भी कह रहा हो, कि कोविड टेस्ट में भी घोटाला है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट जो लैब है, गवर्नमेंट लैब तो ऐसा नहीं करती, प्राइवेट जो लैब है, अगर 10 लोग हमारे पास आए तो उसमें से एक को पॉजिटिव करके वो दिखा देते हैं, ताकि उससे कांटेक्ट वाले भी हमारे से टेस्ट कराने आ जाएं। और ये इस प्रकार के घोटाला भी नजर आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, भ्रष्टाचार ही है, कि अपने लिए पैसे का सिस्टम डेवलप करते हैं। मेडिकल प्रोफेशन देख लें, अगर बीमारी नहीं है तब भी उसको ऑपरेशन तक लेके जा रहे हैं। तो ये सब किससे जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार से ही जुड़े हुए हैं। हर हाल में गरीब आदमी का पैसा उनको अपने जेब में चाहिए। तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे देश के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जो फाउंडेशन है हमारे देश की, वो ही खोखली हो जाएगी। इससे बढ़कर कोई नुकसान नहीं हो सकता। हमें सवाल क्या मिलेगा, भ्रष्टाचार हमारे नियमों को खोखला कर रहा है या भ्रष्टाचार भारत को दीमक की तरह खा रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो ये सारी चीजें इसमें आने वाली है। इस चैप्टर में हमारा आखिरी बिंदु है विमुद्रीकरण। और विमुद्रीकरण को अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपको मिलना ही मिलना है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखना है। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी सभी चैनल्स पे यानी कि नेशनल मीडिया पर लाइव आते हैं और इन्होंने घोषणा की कि आज रात 12 बजे से यानी कि 8 नवंबर 2016 की रात को ही 500 और 100 के नोट चलन मुद्रा से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। चलन मुद्रा से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब 500 और 1000 के नोट अब किसी काम के नहीं हैं। उन्हें केवल और केवल आपको कहां जमा कराना है, बैंक में ही जमा करा सकते हैं। बैंक ने लेंगे आपके अकाउंट में, आप डलाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आदेश जारी किया और आप जानते हैं भारत सरकार के आदेश पूरे देश में लागू होते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि काला धन है लोगों के पास, जो जमा पूंजी था वो बाहर आए, सिस्टम में आए और फिर वो एक नंबर में उसे दिखाना पड़े। नकली मुद्रा का मतलब बहुत सारे नकली नोट पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के रास्ते भारत जो आ रहे थे, उन नोटों को चलन मुद्रा से बाहर किया जाए। आपने देखा होगा कश्मीर में जो पत्थरबाजी हो रही थी उसको भी ब्रेक लगा दिए गए, किससे, नकली नोट बंद करके। पाकिस्तान के जरिए जो
पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के रास्ते से या जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को क्या देता था, पैसा देता था, फंडिंग कराता था, उस फंडिंग पर भी क्या लग गए हैं, ब्रेक लग गए हैं। तो जो पत्थरबाजी थी वो भी क्या हो गई है, बंद हो गई है। आतंकवादियों की मदद पर भी क्या लग गई है, रोक लग गई है, क्योंकि ये सारे काम पैसे के लिए होते थे और पैसे के रास्ते आने जाने क्या कर दिए, बंद। अब पैसा आसानी से ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि जो नई मुद्रा आई है उसका कॉपी करना इतना आसान काम नहीं है। तो इन सब में कुल मिला के कहा जाए, अर्थव्यवस्था का नवीनीकरण, अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, आतंकवादियों से निपटना, नकली मुद्रा को बहाल करना, काला बाजारी को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना, इन सभी मुद्दों पर जो जबरदस्त प्रहार किया गया वो किसके जरिए किया गया, एनडीए की सरकार ने विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन के द्वारा किया गया। कब आया था, 8 नवंबर 2016 को मध्य रात्रि में ये शुरू किया गया था। 500 और 1000 के नकली, 500 और 1000 के पुराने नोटों को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अभी भारत में जो नोटों की संख्या है वो मैक्सिमम क्या है, 2000 रुपए, 500 का और 200 का। पहले 200 का नोट नहीं था, 100 का, 50, 20, 10 और 5 ये नोट अभी चलायमान है। 2000 का नोट भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में क्या कर रहा है, मदद ही कर रहा है, क्योंकि नोट आसानी से एक दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। तो बड़े नोट होना ज्यादा अच्छी चीज नहीं है।